अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे रामेस के जो पास्ट पेपर्स के MCQs हैं, 5th एडिशन है ये इनका, और FCPS की प्रिपरेशन के लिए ही हैं। पेज नंबर 118 है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। APC उसने कहा है सबसे पहले कि ऑनकोजीन नहीं है, ठीक है। APC जो होता है आई गेस ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, तो इट्स नॉट एन ऑनकोजीन। ऑनकोजीन वो होते हैं जो कि कार्सिनोमा करवाते हैं, तो APC जो है हमारे पास ऑनकोजीन नहीं है। नेक्स्ट उसने कहा है कि जो स्टीप कर्व होता है ना डोज रिस्पॉन्स के अंदर, वो ज़्यादा पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। स्टीप कर्व का क्या मतलब है कि आपने थोड़ी सी अमाउंट में ड्रग दिया और उस थोड़ी सी ड्रग ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, तो इसे कहते हैं स्टीप कर्व रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टीप कर्व होगा डोज रिस्पॉन्स में, उसने कब रिप्रेजेंट कर रहा होता है मोर पोटेंशियल को। ये उन्होंने फर्स्ट एड में बहुत अच्छा दिया हुआ है। जो अगर स्टीप होगा कर्व तो रिप्रेजेंट करेगा कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लार्ज इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग। आपने थोड़ी सी अमाउंट में ड्रग दिया, उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब है कर्व जो है वो स्टीप को पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग जो है वो कैसे आता है। आइनोट्रोपिक मतलब है कि इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो वो किससे आता है, जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसमें हमारे पास डायजॉक्सिन आता है। डायजॉक्सिन जो है वो करवाता है हमारे पास पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, कि क्या करवा रहा है वो, कि कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा करवाता है, ठीक है। इसके अलावा अगले वाले में इसने कहा है MCQs में कि एंडोटॉक्सिन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास आउटर सेल मेम्ब्रेन में होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम पॉजिटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर हमारे पास एंडोटॉक्सिन नहीं होता, ग्राम नेगेटिव में होता है। जो ग्राम नेगेटिव में होता है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है वो आपके पास साइटोप्लाज्म ऑफ RBCs में प्रेजेंट होता है। जो RBCs के अंदर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर हमारे पास एक एंजाइम होगा, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। से MCQs इसी तरह से इनको ऑलमोस्ट आप कहने के रट्टा लगाना है, क्योंकि एज इट इज़ याद आते हैं CPSP में, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिगार्डिंग पैरासिटिक फॉर्म्स क्या इंपॉर्टेंट है कि दे आर मोर कॉमन इन द टॉपिकल एरियाज, ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं उसमें जो है पैरासिटिक फॉर्म्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। नेक्स्ट कहा है कि जो MI होता है आपके पास, जब MI अगर हुआ है कौन सा फैक्टर है, विच फैक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अदर फैक्टर, ठीक है। कौन सा ऐसा फैक्टर जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, या फिर जो बेड बाउंड बंदा है, बेड बाउंड है पेशेंट को, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता। इसमें वो विट्रोस्ट्राइड आ जाता है। विट्रोस्ट्राइड में हमने कहा था एंडोथेलियल इंजरी होती है, और इसके अलावा हाइपरकोएगुलेबिलिटी होती है, और एक और भी था इसमें आई गेस एंडोथेलियल इंजरी, हाइपरकोएगुलेबिलिटी और प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। तो इसमें से जो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन है, डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जो अगर एंडोथेलियल इंजरी होती है विट्रोस्ट्राइड में, तो वो तो फिर आगे से आपके पास थ्रोम्बोसिस करवाएगी और वेसल को ऑक्लूड कर देगी, तो वो तो डिपेंडेंट है। तो सिर्फ जो ये प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन है ये डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट उसने कहा है कि अ मदर ब्रॉट हर 11-year-old infant सेमी कॉन्शियस विद पर्पल कंट्यूजन ऑफ द लेग इन रिस्पॉन्स टू वोकल स्टिमुलेशन, व्हाट इज़ द कॉज। अब एक उसने कहा माँ ये अपने बच्चों को लेके जो कि सेमी कॉन्शियस है और उसकी टांगों के ऊपर ऐसे नील से पड़े हुए हैं। पर्पल कंट्यूजन का मतलब है कि नील पड़े हुए हैं और वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसने कहा कॉज में क्या है, फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है उसको किसी ने अब्यूज़ किया हो। नेक्स्ट है H1 एंटागनिस्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है। H1 एंटागनिस्ट हिस्टामिन एंटागनिस्ट होंगे और इसका साइड इफेक्ट होगा सिडेशन, क्योंकि हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेकफुलनेस, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिन जो है वो सिडेशन करवाएंगे। WBC माइग्रेशन के स्टेप्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQ ज़्यादा आ जाता होता है, तो इसमें जो स्टेप्स हैं याद रखते हैं। M राइट से आपने याद रखना है, M इज़ फॉर माइग्रेशन, R इज़ फॉर रोलिंग, A इज़ फॉर एडहियन, T इज़ फॉर ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। तो ये इनका सीक्वेंस है। बाकी उसने कहा जो वेन्स होती हैं दे हैव मोर वॉल्यूम दैन इन दैम बिकॉज ऑफ द मोर कंप्लाइंस, के इनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम स्टोर हो जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट होती हैं। वेनस पूलिंग भी इसलिए हो जाती है। नेक्स्ट है उसने कहा ग्रुप ऑफ माइस वाज टेकन, आपने ग्रुप ऑफ माइस लिया है और उनको प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन्स दिए हैं। दिस विल वर्क एज इनिशिएटर इन द प्रोसेस, और इनिशिएटर्स जो हैं वो वर्क करते हैं एज अ मेमोरी प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रुप ऑफ माइस आपने लिया है, उसको प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन्स का इंजेक्शन दिया है, ठीक है। और उसने कहा दिस विल वर्क एज इनिशिएटर इन द प्रोसेस, और इनिशिएटर्स क्या होते हैं, दे वर्क इन द मेमोरी प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डिक प्लेक्सस। कार्डिक प्लेक्सस में उसने कहा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दोनों होती हैं, ठीक है। और जो ओबीस पेशेंट है जिसने टाइट कॉलर पहना हुआ है तो फेंट हो गया, ठीक है, व्हेन ही मूव्स हिज हेड बिकॉज ऑफ व्हाट। अब बेसिकली नेक के अंदर हमारे पास पड़े होते हैं कैरोटिड साइनस, ठीक है। कैरोटिड साइनस होता है जो कि पैरासेप्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जब ये जो ऐसा पेशेंट जिसमें हाइपर सेंसिटिव है, उसने टाइट कॉलर पहना हुआ है, तो इस टाइट कॉलर ने क्या किया कि जो कैरोटिड साइनस थे उसको कर दिया है स्टिमुलेट। जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, इंक्रीज फायरिंग होगी। इंक्रीज फायरिंग होने की वजह से पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स आएगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करवा देगा आपके पास, पेशेंट को फेंट करवा देगा, ब्रेडिकार्डिया करवाएगा, क्या। तो उसने कहा कि पेशेंट फेंट क्यों हुआ है, क्योंकि इंक्रीज वेनस पूलिंग हो गई है, वेनस कंप्लाइंस ज़्यादा हो गई है। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट आया है तो इंक्रीज वेनस कंप्लाइंस हो गई है, ठीक है।
ये कैरोटिड रिसेप्टर हाइपर सेंसिटिविटी या बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से होता है। गॉबलेट सेल्स उसने कहा दे आर सीन इन द स्टमक, स्टमक में कभी भी गॉबलेट सेल्स नहीं होते, गॉबलेट सेल्स हमारे पास हमेशा इंटेस्टाइन में होते हैं। तो उसने कहा कि स्टमक में अगर गॉबलेट सेल्स नजर आए तो उसका मतलब है कि मेटाप्लेजिया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज टर्मिनेटेड बाय द एसिटाइलकोलिन रीअपटेक, एसिटाइलकोलिन जो है उसने तो मसल कंट्रैक्शन करवानी है, तो जब एसिटाइल को रीअपटेक कर लेंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। व्हिच फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन द मसल फाइबर्स, तो डेस्मिन फिलामेंट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे पास मसल फाइबर्स में। नेक्स्ट है रेडिएशन इंड्यूस सीएनएस ट्यूमर, तो इसमें मेनिंजियोमा आता है। Radiation induced CNS tumor will be meningioma. Bilateral optic disc edema occurs in advanced case of idiopathic intracranial hypertension. Idiopathic intracranial hypertension होती है, तो इसमें हमें पता नहीं है कि कॉज क्या है हाइपरटेंशन का। ये यूजली फीमेल होती है, ओबीज होती है, और इसके रिस्क फैक्टर्स में टेट्रासाइक्लिन्स भी आ जाता है। अच्छा, उसने कहा बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क एडिमा मिलेगा इसमें, ठीक है, इन केस ऑफ इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्राइन स्पेस, उसने कहा कि ऑब्लिटरेट हो जाती है दो चीज़ों से, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और डेसिडुआ पेराइटालिस क्या करेंगे, यूट्राइन स्पेस को ऑब्लिटरेट करवा देंगे, ठीक है। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और डेसिडुआ पेराइटालिस क्या करवा रहे हैं कि यूट्राइन स्पेस को ऑब्लिटरेट करवा रहे हैं, ठीक है। डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और पेराइटालिस, ये दोनों याद रखना, सीपी से याद रख लो। कैप्सुलैरिस और पेराइटालिस जो है वो यूट्राइन स्पेस को ऑब्लिटरेट करवाने। नेक्स्ट है एचएलए, एचएलए आपके पास किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 6, इस पर बस ये याद रखना कि क्रोमोसोम 6 के ऊपर एचएलए प्रेजेंट है। नेक्स्ट कहा है कि फेनेटोइन यूज़ हम नहीं करते प्रेगनेंसी में, क्यों, क्योंकि वो क्या करवाता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द न्यूबॉर्न ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन द विटामिन के मेटाबॉलिज्म, इसका इफेक्ट होता है विटामिन के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, तो ये क्या करवा देता है, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा करवाता है न्यूबॉर्न्स में। फेनेटोइन इज एन एंटी convulsant, it can induce the vitamin K metabolism, potentially leading to a deficiency and hemorrhagic disease in the newborn. विटामिन के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगा तो क्या करवा देगा, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी करवा देगा। जब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न हो जाएगी, इंक्लूडिंग द इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ठीक है। नेक्स्ट है डैपाग्लिफ्लोजिन, उसने क्या करवाता है, ग्लाइकोज यूरिया यूटीआई और कैंडिडाइसिस। अभी कैसे करवाता है, जो डैपाग्लिफ्लोजिन है हमारे पास, ये है SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 का मतलब है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो होता है हमारे पास को ट्रांसपोर्टर है किडनी के अंदर, ये उसको इनहिबिट करेगा। जब इनहिबिट करेगा तो ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो क्या होता है, ग्लूकोज आ जाता है यूरिन में, ग्लूकोज अब ऑटोमेटिकली एक्टिव है, ग्लूकोज क्या करेगा कि वाटर को अपने साथ खींच लेगा। जब वाटर भी आ जाएगा अंदर तो ये करवा देगा हाइपरटेंशन करवाने के चांसेस होते हैं, डिहाइड्रेशन वगैरह भी करवा सकता है। अपने जो ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज यूरिया हो गया, ग्लूकोज यूरिन के अंदर है तो इन्फेक्शन करवा सकता है। हमारे पास जो बैक्टीरिया इकोलाई वगैरह वो उस पर ग्रो करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, यूटीआई करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैंडिडाइसिस भी करवा सकता है ये इसी वजह से, ग्लूकोज की वजह से। नेक्स्ट उसने कहा ग्लार्गिन इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन, ग्लार्गिन पर याद रख लें कि ये एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है। फर्स्ट एड में बहुत अच्छे सारे ड्रग्स दिए हैं, इनको अच्छे से याद कर लें, जो डायबिटीज़ के इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्लार्गिन में उसने कहा ग्लार्गिन इज़ अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है। मैकेनिज्म जो कि हमारे पास डीएनए रिपेयर जीन में इन्वॉल्व होता है, क्या विच कैन लीड टू द कैंसर इज इक्वल टू लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर जो डीएनए रिपेयर जीन्स के अंदर मैकेनिज्म जो कि इन्वॉल्व है, जिसने डीएनए रिपेयर करवाना है, जीन्स को रिपेयर करवाना है डीएनए के, जब वो लॉस हो जाएगा, उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा तो हमें कैंसर हो जाएगा। जब डीएनए रिपेयर ही नहीं होगा तो फिर जाहिर है हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो जाएगी एबनॉर्मल जीन्स की, ठीक है। ड्रग विच शुड बी अवॉइडेड इन द लिवर डिजीज़, लिवर डिजीज़ में आपने क्या करना है, एरिथ्रोमाइसिन नहीं देना, क्योंकि ये मैक्रोलाइड है, मैक्रोलाइड जो है वो लिवर डिजीज़ करवा सकते हैं, लिवर को इफेक्ट करते हैं, क्या, तो आपने एरिथ्रोमाइसिन को लिवर डिजीज़ में नहीं देना। नेक्स्ट उसने कहा ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द हॉजकिन लिम्फोमा में, ठीक है, और हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ तो करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये पल्मनरी फाइब्रोसिस करवा सकता है, ठीक है, पल्मनरी फाइब्रोसिस करवा सकता है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, जो RH इनकम्पैटिबिलिटी है, इट इज़ अ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, ठीक है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करती हैं, क्या हेमोलिसिस करवा देती हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन RH इनकम्पैटिबिलिटी इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन उसने कहा प्रोड्यूसेस इट्स एक्शन थ्रू द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए गायरेज, बैक्टीरियल डीएनए गायरेज है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स है, उसने कहा ये एक्ट करते हैं बाय इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए गायरेज, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि काइसर फ्लैश रिंग जो होती है, इट इज़ अ ब्राउनिश येलो या ग्रीनिश ब्राउन रिंग होती है, या तो ब्राउन येलो कलर की होगी या फिर ग्रीनिश ब्राउन कलर की होगी, दैट अपीयर्स अराउंड द कॉर्निया ऑफ द आई, जो आई के कॉर्निया के अराउंड हो जाती है, ठीक है। होगी क्यों, अब उसने कहा इट इज़ ड्यू टू द कॉपर डेपोजिशन इन द डेस्मेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया, ये भी पूछ सकते हैं वो किस मेम्ब्रेन में, तो इट इज़ ड्यू टू कॉपर डेपोजिशन, कॉपर डिपॉजिट करिए हमारे पास डेस्मेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया में, इट इज़ ड्यू टू द कॉपर डेपोजिशन इन द डेस्मेंट मेम्ब्रेन ऑफ कॉर्निया विच इज़ कॉज्ड बाय विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज में ऐसा होता है क्या, कॉपर की एक्यूमुलेशन की वजह से वो जो होती है इसमें डिपॉजिट कर देती है। स्टीटोरियम में उसने कहा फैट सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ठीक है, ADE के।